Good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 24 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक रहता था कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो टॉपिक कितना छोटा सा है ना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस तो यहाँ से रहते हैं। ओके, प्रोडक्शन में ओके कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, हालांकि अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, ये अप्लाई होता था पहले, जब ये इन्होंने पॉल एच डुगलस एंड सेकेंड इज CW कॉब, तभी इनसे कॉब एंड डुगलस इनके नाम पे ये प्रोडक्शन फंक्शन पड़ा। ओके, इन दोनों ने ये दिया था। ये इकोनॉमिस्ट थे यूएसए के। इन्होंने ना फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ना स्टडी किया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड बनाते समय भी कुछ लोगों को स्टडी किया जाता है, ऐसे यहाँ पे भी ना उन्होंने ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्टडी किया और वहां पे देखा कि यार कैसे इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन है। हमने उस दिन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा किया था, ये वाला किया था, यही चलता है। इससे पहले ये वाला चलता था, मतलब कि बहुत पुराना है ये कॉप डुगलस वाला। ठीक है, अब ये वाला एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मैं इसका कारण बताऊंगी क्या होता है। आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है अगेन ये। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, क्यू ये तो सेम रहेगा, ये के अभी बताती हूँ क्या है। ठीक है, ये दो ही इनपुट्स मान के चलता है, दो ही। फर्स्ट वन इज लेबर, L स्टैंड फॉर लेबर। इसके ऊपर ना ये अल्फा लगाता है, अल्फा। दिस इज नॉट ए, नॉर्मली हम इसको अल्फा बोलते हैं। कई जगह पे इसको ए भी लिख दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में इसको ए भी बोल दिया जाता है, लेकिन अल्फा लिखे है तो भी सही है। ठीक है, L रेज टू पर ए या अल्फा, इसका भी मतलब बताती हूँ, पहले लिखे दिखा दूं कि कैसे लिखा जाता है। C स्टैंड फॉर कैपिटल है, ओके, एंड इसकी पावर में बीटा, अल्फा बीटा पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, ये वो वाला बीटा है, या बीटा की जगह बी भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये इसने ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। अब ये क्या क्या चीजें बोलता है इसके बारे में मैंने ये बता दिया। दिस इज क्वांटिटी, दिस के इज टेक्नोलॉजी, के स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। L स्टैंड्स फॉर लेबर एंड C स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड नाउ व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। अभी तक तो हम ये L और C पढ़ते आए। ठीक है, L और C पढ़ते आए। यार यहाँ पे ना ये कहता था कि ना लेबर की भी कुछ एफिशिएंसी होती है काम करने की, एंड कैपिटल की भी कुछ एफिशिएंसी होती है काम करने की। तो ये जो अल्फा एंड बीटा है या A एंड B है, ये एफिशिएंसीज हैं L और C की। जो ये A है या अल्फा है, ये एफिशिएंसी है L की। ठीक है, मतलब कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, देखो हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यही है, हम किसी की भी एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये फेल हो गया था। ओके, देन ये बीटा है या बी है, ये एफिशिएंसी है सी की। ठीक है, फिर ये और क्या चीज बोलते हैं, कहते हैं ये जो ए और बी है या अल्फा या बीटा है, ये दोनों एक के बराबर होते। एक के बराबर का सिंपल मतलब है कि ये फुल एफिशिएंसी पे काम करेंगे, ये कहीं भी वेस्टेज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें कि ये जो लेबर की एफिशिएंसी है या लेबर की इनपुट है या कुछ भी कंट्रीब्यूशन लगा लो, वो 3/4 रहती है, 3/4 या 75% बोल सकते हो। और ये जो कैपिटल की रहती है, ये कितनी रहती है, 1/4, दैट इज 25%। दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 1। मतलब 100% ये काम कर रहे हैं, कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रही है, इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, क्या बोला अभी तक, L की एफिशिएंसी A है एंड C की एफिशिएंसी B है। अल्फा और बीटा या A प्लस बी हमेशा एक के बराबर होता है, इट इज नेवर लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब समझते हो कि अपनी एफिशिएंसी से कम काम नहीं करेंगे ना, ये मोर देन 1 हो सकता है, अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा तुम काम कर ही नहीं सकते। तो ये कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कहते हैं कैपिटल ना बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि अगर कैपिटल अकेली पड़ी रहेगी तो उसका कोई यूज नहीं है जब तक लेबर उसको यूटिलाइज नहीं करेगी। तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, लेबर की है, कैपिटल की ओनली 1/4 है। दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। यहीं से ना 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो A प्लस बी मिलके क्या बनाता है, ऑप्शन में आता है मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको टिक करना इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, जो A है या लेबर है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, 3/4, एंड जो बीटा है वो कितना वो 1/4 कंट्रीब्यूट करती है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। ओके,
एक और क्या ये चीज बोलता है, ये कहता है ये ना कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है। अब यार ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमने किया था ना, क्या होता है पहले बताओ। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ये है इसमें। अब इसका मतलब क्या है, सीधे तरीके से समझना। सपोज करो 20% चेंज आया आउटपुट में, ठीक है, तुमने जो चेंज किया इनपुट में वो सिर्फ 10% का चेंज किया। ओके ठीक है, तुमने जो चेंज किया इनपुट में वो 10% का किया, दोनों में ही एल और सी का, जिसमें कि एल कंट्रीब्यूट करेगा 3/4 और सी कंट्रीब्यूट करेगा 1/4। ये तो कांस्टेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आउटपुट में ज्यादा चेंज हो गया और इनपुट में कम चेंज हो गया, ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो गए। नहीं, अभी ये ऐसे होगा। ये 2 क्या है? दिस इज टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देके दिखाती हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल 40% चेंज आया आउटपुट में, ठीक है, तुमने इनपुट सिर्फ और सिर्फ 20% चेंज किया, तो इसके साथ 2, देखो ये 2 रिमेन्स कांस्टेंट। तुम जितना भी जाते जाओगे, इट मींस तुमने जितना भी आउटपुट बढ़ाना है, तुमने उसका आधा इनपुट बढ़ाना है, उसका दुगना अपने आप टेक्नोलॉजी कर देगी। के रिमेन्स कांस्टेंट या के इज पॉजिटिव, ए एंड बी आर ऑल्सो पॉजिटिव। ये भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखिए, एक और इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। 100% चेंज आया आउटपुट में, ठीक है। अब तुम्हें पता है 2 टाइम्स तो टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी, तो तुम्हें कितना इनपुट चेंज करने? 50%। ये है, अभी समझ में आया? ये 50% किसका चेंज कर रहे हो? एल का और सी का, ठीक है। एल और सी का चेंज कर रहे हो, जिसमें एल कंट्रीब्यूट कर रहा है 3/4 और सी कर रहा है 1/4, ये दोनों मिलके 1 बनाते हैं। बस इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। कैसे रिटर्न्स टू स्केल होते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज लेके चलता है कि सारे जितने भी कैपिटल है ना वो होमोजीनियस है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। होमोजीनियस का मतलब जितने भी आप फैक्टर्स लगा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हो, सभी के सभी इक्वली एफिशिएंट हैं। इसको हम लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं। लीनियर क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे बराबर है, सीधी सी बात है, ठीक है। यही होता है आपका कॉफ डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो जरा यहाँ पे यही लिखा होगा, गिवन बाय पॉल एच डुगलस एंड CW कॉब ऑफ USA। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर लगता है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है। मतलब ये कोई ना प्रैक्टिसिंग फर्म या जैसे अभी हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे ऊपर ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, इन दिस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। इनपुट 2 ही मानता है ये, लेबर एंड कैपिटल। फंक्शन आपका ये है, ओके, जिसमें कि अच्छा b को 1 - a क्यों लिखा? मैंने बताया ना a + b = 1, तो b क्या हो जाएगा? 1 - a। ये भी करेक्ट है, ठीक है, ओके। जहां पे q आउटपुट है, l क्वांटिटी है लेबर की, c क्वांटिटी है कैपिटल की। अब देखो क्या लिखा है, k a r पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, a अगर पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओके मैम। लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 3/4 एंड कैपिटल कितना? 1/4। एंड दिस फंक्शन इज लीनियर एंड होमोजीनियस एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कवर्ड? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उस दिन छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना था इसके ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट, प्लीज। ओके, अच्छा, अभी हम कौन सा सेगमेंट पढ़ रहे हैं? पहले तो ये बताओ, प्रोड्यूसर का पढ़ रहे हो या कंज्यूमर का पढ़ रहे हो? प्रोड्यूसर में आपने सप्लाई पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा, प्रोडक्शन पढ़ा, अब लास्ट कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ना प्रोड्यूसर के जो इंटरनल हाथों में चीजें होती है वो सब खत्म हो जाएंगी। अब उसको आउट ऑफ फैक्ट्री जाना पड़ेगा, मार्केट्स देखनी पड़ेंगी, वो आपकी अगली यूनिट है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोड्यूसर कंपोनेंट, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? खर्चा। किसी भी चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट, ओके। क्या लिखा हुआ है कॉस्ट एनालिसिस में? आप क्या पढ़ोगे? बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्शन के साथ आप प्रोडक्शन बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे जिसके साथ रिलेट करके पढ़ोगे। कौन कौन से? साइज क्या है आउटपुट का, जितना ज्यादा होगा साइज आउटपुट का उतनी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ओके।
स्केल क्या है, ऑब्वियसली स्केल जितना बड़ा खर्चा उतना ज्यादा। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितनी आपको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है या आपको लेबर महंगी मिल रही है उतना आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर, ठीक है। कुछ पहले इन्होंने कॉस्ट के कंसेप्ट कवर किए हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अच्छा ये मतलब कि ये दोनों कॉस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बाकी की तो ऐसे ही है। दो तरीके की कॉस्ट कौन सी होती है जो मेन है, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। देखो इम्प्लिसिट स्टार्ट कौन से होता है, आई का मतलब इंटरनल इन नेचर, एक्सप्लिसिट का मतलब बाहर, एक्सटर्नल बाहर, ठीक है। इम्प्लिसिट कैसे, पहले इम्प्लिसिट समझाती हूँ, एक्सप्लिसिट तो समझ में आ जाएगा। इम्प्लिसिट का मतलब कि सपोज करो कि मेरे पास कोई रिसोर्स पड़ा, ठीक है, जैसे मैं रूम की एग्जांपल लेती होती हूँ, ओके, मुझे इकोनॉमिक्स की क्लासेस देनी है और मेरे पास एक रूम पड़ा है, तो उसके ना दो पॉसिबल, ये रूम है, इसके दो पॉसिबल यूजेस है, या तो मैं इसको रेंट पे दे दूं या इसको क्लासेस के लिए यूज करूं, ठीक है, ओके। मैंने ये वाला यूज किया, क्लासेस के लिए इसको स्टार्ट किया यूज करना, ओके। यहां से रेंट आ सकता था मेरे को 10,000, ओके। मुझे अब एक चीज बताओ, इस क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ये डिसीजन लिया है कि हाँ मैं इस रूम में क्लासेस लगाऊंगी, मैंने अभी कोई लेबर नहीं हायर की, मैंने अभी कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का या कोई भी खर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐसा किया, जस्ट मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं इस रूम को रेंट पे देने की बजाय क्लासेस के लिए यूज करूंगी, बस। अभी तक क्या मेरा कोई खर्चा है, अभी तक यहां तक इस स्टेज तक क्या मेरा कोई खर्चा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम्हारे ये सोचने का ही खर्चा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, तुम अगर रेंट पे देते कमरे को तो तुम्हें वहां पे भी कोई खर्चा नहीं ना करना था, पहले ये चीज बताओ, क्या रेंट पे देने के लिए कुछ खर्चा करना था, नहीं, तुमने सिर्फ रूम की चाबियां पकड़ानी थी कि ये पकड़ो, तुम्हें कितनी इनकम आ जाती, अब तुमने कोई खर्चा नहीं किया, अब वो 10,000 इनकम आ रही है क्या, नहीं आ रही। अगर तुम्हें कोई पैसे नहीं आ रहे तो वो एक तरीके का तुम्हारी कॉस्ट ही तो है, समझ रहे हो बात को, यस और नो। तो ये जो 10,000 तुम्हारा लॉस हुआ है, क्या करने की वजह से, दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करने की वजह से, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो खर्चा, जो लॉस सेल्फ यूज्ड रिसोर्सेज के लिए किया जाता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन एंड द सेम थिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास चीज है, उसके दो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया, दूसरे ऑल्टरनेटिव के जाने से क्या लॉस हुआ, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, अपने रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से जो तुम्हारा नुकसान हो गया, ठीक है। लेबर भी ले सकते हो, अब सपोज करो इन क्लासेस में मैंने अपनी सिस्टर को लगा दिया, मैंने बोला यार तू पढ़ा, ठीक है, वो कहीं और जाके सैलरी कमा सकती थी, उसका भी तो नुकसान हुआ, ठीक है। वो भी तो मेरा सेल्फ ओन रिसोर्स था, मैंने अपने घर वालों को आगे लगा दिया कि यार काम पे लगो, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। हालांकि इम्प्लिसिट कॉस्ट का अकाउंट्स में कोई भी रेलिवेंस नहीं होता है, सिंपल इसका मतलब क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोई कैश एंट्री नहीं हो रही है। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, देयर शुड बी डबल एंट्री, ठीक है, डेबिट क्रेडिट होना बहुत जरूरी है, कुछ आना चाहिए कुछ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ आ जा नहीं रहा है, ठीक है। ये तो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में एक खर्चा लग रहा है आपका, यस और नो, है ना। तो इट मीन्स, सिंपल सी बात है कि यार आपने अपने पास कोई चीज पड़ी थी, उसको यूटिलाइज कर लिया, उसकी वजह से आपका क्या नुकसान हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इसका अकाउंटिंग कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कैश में मेजर हम नहीं करते, कैश में मेजर नहीं, कैश की एंट्री नहीं होती है, ओके। बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दिस इज वेरी इजी। जो भी खर्चा आप कैश में पे करते हो, लाइक वेजेस, लाइक रॉ मटेरियल, एनीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, दैट विल बिकम इकोनॉमिक कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती है ना अकाउंटिंग कॉस्ट में, तभी तो एक एक्सप्लिसिट के साथ अकाउंटिंग लिखा है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों,
ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या आता है, ओनली एंड ओनली, सॉरी अकाउंटिंग कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। ओके चलिए आगे भी बिल्कुल सेम है ये। आउटले कॉस्ट का मतलब बताओ, आउटले, आउट का मतलब क्या होता है, आउट पैसा बाहर जा रहा है, तो आउटले कॉस्ट इज सेम एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। आउटले कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बताओ, बस उसी के अदर नेम है, देखो लिखा है ना, पढ़ो इस लाइन को, अदर वे टू क्लासिफाई कॉस्ट। ये नहीं है कि खर्चा कोई और आ गया, खर्चा वही है, उसका नाम अलग रख दिया है। तुम्हारा नाम एक यहाँ पे होगा, एक निकनेम होगा घर पे, बंदा थोड़ी चेंज हो गया, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। अब तुमने उसी कॉस्ट को या आउटले कॉस्ट बोल दिया या उसी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दिया। ओके डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट का सिंपल मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा कोई बैच नहीं चल रहा, अभी हमारा सिर्फ सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, कुछ टीचर सिर्फ इसके लिए आते हैं, तो हो सकता है कुछ टीचर सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए चार्ज कर रहे हो, है ना, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? बिकॉज यू कैन ट्रेस दैट। ओके अब नैना मैम है या हमीदा मैम है हमारे पास, वो इस बैच के लिए तो नहीं है ना, वो तो ओवरऑल चीजें देखते हैं, तो वो डायरेक्ट उनकी सैलरी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो ट्रेसेबल नहीं है। आप नहीं बोल सकते हो कि इतना खर्चा इस बैच के लिए, इतना खर्चा, वो तो ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, ओवरऑल, ठीक है, हम इसको ओवरहेड्स भी बोल देते हैं कई बार। ओके जैसे रेंट है, जीके का रेंट जा रहा है, मैं बोल सकती हूँ कि इतना रेंट इस क्लास के लिए जा रहा है, इतना रेंट नहीं बोल सकते हो ना, तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको पता है, ये देखो क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए कितना और खर्चा लगा, दैट इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके संक, डूबी हुई, ठीक है, जो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, जैसे अब तुम अगर सीए में तुम देखोगे तो तुमने पहले भी फीस भरी थी, ठीक है, अब जिन बच्चों ने दोबारा भरी है, काफी बच्चों ने तो नहीं, किसी ने नहीं पे किया, जो न्यू थे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए उनसे चार्ज किया गया था। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो आपने पहले फीस भरी थी, ठीक है, अब तुम वो मांग तो नहीं सकते हो, है ना, कि यार वापस करो क्योंकि हमने सीए आगे करनी नहीं है या हमारा क्लियर नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, है ना, नहीं, दैट इज योर संक कॉस्ट। और आईसीआई में भी आप फीस भरी थी, अपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी, ठीक है, मैंने भी भरी थी जब मैं फेल हो गई थी, ठीक है, उन्होंने वापस थोड़ी की थी मेरे को। ओके तो दैट इज योर संक कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस के रेलिवेंस में कौन सी सबसे बड़ी संक कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइज किया, लोगों के दिमाग पे जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, जब तक तो वो एडवर्टीजमेंट देखते रहेंगे तब तक तो उनके दिमाग पे इम्पैक्ट रहेगा, जब एडवर्टीजमेंट गई इम्पैक्ट खत्म, ठीक है। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि तुमने अब मेरी एडवर्टीजमेंट याद नहीं रखी, खर्चा दो मेरी एडवर्टीजमेंट का, तो दैट इज योर संक कॉस्ट। ओके हिस्टोरिकल, ये तो अपने अकाउंट्स में पड़ी हुई है, क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, पिछली आपने पहले कोई एसेट खरीदा होगा 10 साल पहले, तो तब वो कितने का था, हिस्ट्री में क्या खर्चा किया है, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट का मतलब आपने कोई नया एसेट खरीदना है, ठीक है, आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, पुराना बेचोगे भी तो सही ना, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, एक एसेट को दोबारा लेने का कितना एक्स्ट्रा खर्चा है, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो लिखा है ना, फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फैक्ट्री के अंदर रहती है, जो एक प्रोड्यूसर पे करता है, ठीक है। अच्छा ये प्राइवेट कॉस्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है, हर वो खर्चा जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर को हो रहा है, बस सोसाइटी को नहीं हो रहा, ठीक है। सोशल कॉस्ट में क्या आ जाता है, सोशल कॉस्ट में एक्सटर्नैलिटीज वर्ड सुना हुआ है, एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। तो अगर आप सोशल कॉस्ट में क्या करोगे, एक्सप्लिसिट भी, इम्प्लिसिट भी और एक्सटर्नैलिटीज का खर्चा भी। एक्सटर्नैलिटीज का खर्चा का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अब प्रोड्यूसर को एक चीज को बनाने का खर्चा क्या था, या तो रॉ मटेरियल का था या लेबर का था या बिजली का था, ठीक है, उसने वो सारे खर्चे ऐड किए, ठीक है, उसके बने 10,000 रुपए, तो ये हो गई प्राइवेट कॉस्ट। अब क्या हुआ, अब ना वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको या तो उसके ऊपर कोई फीस लगा दी या कोई पेनल्टी लगा दी या पोल्यूशन टैक्स लगा दिया, ठीक है, कि यार तू पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो सोसाइटी को नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तेरे को उसका खर्चा बियर करना पड़ेगा।
अब वो प्रोड्यूसर का इंटरनल खर्चा नहीं था, उसका इफेक्ट हो रहा था, वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जिसका सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था। तो अगर हम उन चीजों को भी अकाउंट में ले लें तो दैट बिकम्स सोशल कॉस्ट। सिंपल सा मतलब है, सोशल कॉस्ट में सोसाइटी जो कॉस्ट बियर करती है वो भी बीच में आ जाती है। तो सोशल कॉस्ट इज एडिशन ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस जो एक्सटर्नैलिटी। तो सोशल कॉस्ट का जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा है, ओके, एंड जो प्राइवेट कॉस्ट का दायरा है वो छोटा है, ओके। अभी आ गया आपका मेन। अभी इसको बच्चे छोड़ दो, फिक्स छोड़ दो, वेरिएबल छोड़ दो, सेमी वेरिएबल भी अभी छोड़ दो, क्योंकि ये आपको मैं बाद में बताती हूँ। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट। अब यार ये बच्चों को बस यही दिमाग में बैठा हुआ है बंद करने का जो खर्चा होता है, बट यहाँ पे ना मैंने जानबूझ के ये वर्ड को बोल्ड करवाया है, ये टेम्परेरी क्लोजर के लिए है। शट डाउन इज नॉट यूज्ड फॉर परमानेंट क्लोजर। अब जैसे पिछले साल बहुत जनों ने अपने बिजनेस को थोड़ी देर के लिए बंद रखा, ठीक है। हमें पता है कि यार हर बिजनेस में दो तरीके के खर्चे होते हैं, वन इज फिक्स, वन इज वेरिएबल। यू कैनॉट कंट्रोल फिक्स कॉस्ट बट यू कैन कंट्रोल वेरिएबल कॉस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वेरिएबल खर्चा भी कवर नहीं हो रहा तो तुम कुछ देर के लिए क्या करोगे, क्लोजर कर दोगे। तो दैट इज नोन एज शट डाउन कॉस्ट। बंद करने का जो खर्चा आता है थोड़ी देर के लिए, उसको हम शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं। देन स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल का मतलब आप सब जानते हो कि चेंज होती रहती है। स्टेयर स्टेप का मतलब क्या है, इसमें फिक्स्ड का भी कंपोनेंट रहता है एंड वेरिएबल का भी कंपोनेंट रहता है, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या होती है, सैलरीज, ठीक है। जैसे हमने बात की कि अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जैसे जनवरी फरवरी में हमारे पास यहाँ पे कोई भी बैचेस नहीं लगते, लेकिन कुछ टीचर्स को सैलरी पे होती है, ठीक है, क्योंकि वो पर एनम पे है हमारे, ओके। तो जीरो लेवल पे भी सपोज करो यहाँ पे 10,000 की सैलरी पे हुई, या हमीदा मैम की ले लो, या कोई भी यहाँ पे जो क्लीनिंग स्टाफ है उसकी ले लो, कोई भी बैच नहीं लग रहा लेकिन उनको तो सैलरी पे होनी है, ओके। पूरा साल 10,000 रही, ठीक है। जब एक साल खत्म हुआ तो 10 से थोड़ी सी इंक्रीज होके 15, अब पूरा साल क्या रहेगी, 15। समझ रहे हो बात को, चेंज हुई, देन कुछ देर के लिए कांस्टेंट रही, फिर चेंज हुई, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रही। ये तो ये ऐसे ऐसे करके क्या बन जाएगी, ये स्टेयर स्टेप। देखो स्टेप्स बन रहे हैं ना स्टेयर्स के, तो दैट इज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, ओके। देन इसके बाद कौन सी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट। अब हाँ, हालांकि इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। रियल कॉस्ट का मतलब जैसे अभी मैं बोलने पे लगा रही हूँ, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे मेंटल हेल्थ या हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, हमारे थ्रोट्स खराब हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं कवर नहीं होता है बच्चे, ठीक है। कोई सेक्रीफाइस अगर हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, हम यहाँ पे क्लासेस लगा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रियल कॉस्ट, ओके, बट दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है, ओके मैम। चलिए, कॉस्ट फंक्शन, हम हर चैप्टर में फंक्शन करते हैं, तो यहाँ पे भी एक फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी, कुछ भी प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 3 तरीके के होते हैं वहां पे, कौन कौन से, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। देखो मैं रिटर्न के साथ कोई वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, तो क्या माना जाएगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर माना जाएगा, रिटर्न्स टू स्केल नहीं माना जाएगा, ओके। यहाँ पे अब एक चीज ना ध्यान रखना, थ्रू आउट द चैप्टर क्या चीज याद रखनी है, प्रोडक्शन, किसी को लाइन याद है, एंड कॉस्ट, बिल्कुल सही, आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्स रिलेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, देख क्या, प्रोडक्शन अगर बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ती है, प्रोडक्शन अच्छी स्पीड से बढ़ने का मतलब बताऊं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम एक टीचर जो है वो सैलरी ले रहा है और यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं, मतलब हम 10 बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, टीचर वही है, 10 की जगह 20 बच्चे हो गए, प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है। टीचर तो एक ही है, टीचर एक ही है, 20 से 30 बच्चे हो गए, तो टीचर की जो सैलरी है
वो तो डिवाइड हो रही है ना पर स्टूडेंट, समझ रहे हो? पर स्टूडेंट खर्चा कितना पड़ रहा है टीचर का, कम पड़ेगा। जितने ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी सैलरी इनको हमारी कम लगेगी, क्योंकि पर स्टूडेंट जो खर्चा आएगा वो बहुत कम आएगा। लेकिन अगर यही टीचर एक खड़ी है, यहाँ पे सिर्फ 5-7 बच्चे बैठे हैं, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है, अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ रही है, धड़ाधड़ बढ़ रही है, तो जो कॉस्ट की स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन कम स्पीड से बढ़ रही है, प्रोडक्शन मतलब हम बात करें हमारा फिक्स फैक्टर खराब हो गया, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि ना कोई टीचर आता है वो पर डे लेता है, उसको लेना देना नहीं है कि क्लास लग रही है नहीं लग रही है, आने के पैसे लेता है, लाइट चली गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोडक्शन उस दिन कुछ नहीं हुई, ठीक है, टीचर तो आ गया, तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती हुई दिखेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी यही बोलता है, अगर तो देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट की टेंडेंसी राइज होने की ज्यादा होगी। नेगेटिव में मान के नहीं चलते क्योंकि हम उस सेगमेंट में जाते ही नहीं है। ओके मैम, चलिए साइज ऑफ प्लांट, जितना बड़ा साइज उतने ज्यादा खर्चे, सीधी सी बात है। ठीक है, जितना छोटा साइज उतने कम खर्चे। ओके मैम, पीरियड अंडर कंसिडरेशन, शॉर्ट पीरियड में खर्चे कैसे होते हैं, शॉर्ट पीरियड में खर्चे कैसे होते हैं, ज्यादा, ठीक है, कम, शॉर्ट पीरियड में खर्चे कम, क्योंकि देखो ना सीधी सी बात है, आप अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। आपने जब भी कॉस्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो इसको प्रोडक्शन के साथ रिलेट करके पढ़ना है। आप क्या शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते, तो खर्चे कैसे बढ़ेंगे, कॉस्ट का तो लिंक ही प्रोडक्शन के साथ है। ओके, और अगर लॉन्ग पीरियड होगा तो ज्यादा। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सपोज करो कि मेरे यहाँ पे किसी भी चीज की कैपेसिटी ना 100% है, मतलब इतना जा सकते हैं, ठीक है, और मैं ना उस रूम को 50% ही यूटिलाइज कर रही हूँ, तो कॉस्ट बताओ कैसी होगी, ज्यादा होगी। कैसे, एक रूम है 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है, एसी तो चल रहा है, ठीक है, एसी तो सबके लिए चल रहा है, ऐसा तो नहीं अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो हवा सिर्फ 50 बच्चों आएगी, पीछे वाले बेंच पे नहीं जाती है, मैं कहूंगी पीछे वाले बेंच पे मत जाना, मेरा खर्चा कम लगाना, ऐसा तो नहीं होएगा, खर्चा तो उतना ही रहेगा। ये चल रही है, लाइट्स चल रही हैं, या हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, धाम झाम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो बिजली का खर्चा तो उतना ही आना है उस रूम का। ठीक है, मेरी गलती थी कि मैंने उस रूम को फुली यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, मान के चलो कि इस टाइम पे 10,000 खर्चा आया एक रूम का। ओके, दूसरी तरफ क्या हुआ कि मैंने उसकी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज कर ली, अभी भी खर्चा कितना आएगा, फिक्स की बात कर रही हूं मैं नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे उसके रेलिवेंस में समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि खर्चा किस कहाँ कौन से लेवल पे कम लगेगा, 100% पे कम लगेगा। तुम पर यूनिट देखो ना कितना खर्चा कम आएगा, जब तुमने उसकी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज कर ली तो तुम्हें लगेगा यार खर्चा कम हो रहा है। जब तुम उसकी कैपेसिटी कम यूटिलाइज करोगे मतलब तुम वेस्टेज कर रहे हो ना, सीधा सा ऐसे लेके चलो, जब तुम वेस्टेज करोगे तो क्या होगा, खर्चा का ज्यादा होगा। अच्छा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये मैं बता चुकी हूँ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, ठीक है, लेबर महंगी आई तो खर्चा ज्यादा। ओके, टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, अगर टेक्नोलॉजी महंगी है, अपडेटेड है हर बार तो खर्चा ज्यादा, अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है, घिसी पिटी आउटडेटेड है तो खर्चा कम। ठीक है, चलिए ओके, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे जो हमने इस चैप्टर में कवर करना है। अच्छा, हमारे पीरियड्स हमने कितने कवर किए थे, मेन ये बताओ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ओके, अब हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में कितने तरीके के फैक्टर्स होते हैं, 2, फिक्स, वेरी गुड, फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, एंड लॉन्ग रन में वेरी गुड, सिर्फ वेरिएबल क्योंकि आप हर फैक्टर को चेंज कर सकते हो। तो जो खर्चे फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर लगेंगे
वो खर्चे को हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जो खर्चा फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर लगा, लाइक बिल्डिंग के ऊपर खर्चा लगा तो उसका सबसे बड़ी एग्जांपल रेंट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का सिंपल मतलब है विच डू नॉट वेरी विद आउटपुट। अभी करवाऊंगी, डायग्राम्स के साथ समझाऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो हमने करना क्या क्या है। ठीक है, फिक्स्ड के ऊपर जो खर्चा लगा फिक्स कॉस्ट, जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्चा लगा वो वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आती है रॉ मटेरियल। वेरी का मतलब क्या होता है ये बताओ? चेंज होना। ठीक है, तो जो चेंज होती रहती है। ओके मैम, तो शॉर्ट रन में कौन कौन से दो तरीके के खर्चे हैं? फिक्स्ड भी है और वेरी गुड। लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर है तो ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट ही है। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट कवर करेंगे, फिर हम लॉन्ग रन कॉस्ट कवर करेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट का ही थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। ठीक है, इसकी आज कॉस्ट कवर करने की कोशिश करते हैं जितनी कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में सबसे पहले कौन सी आती है? फिक्स्ड कॉस्ट। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, तीन तरीके की आपको चीजें कवर करनी है। टोटल वाले कंसेप्ट, एवरेज वाले कंसेप्ट एंड मार्जिनल वाले कंसेप्ट। अब तो तुम्हें एवरेज एंड मार्जिनल का फर्क पता है, दोनों ही पर यूनिट होती है, लेकिन मार्जिनल की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो अकेले चल रही होती है, और एवरेज सबको लेके चलती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, टोटल में आपने तीन पढ़नी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये तीन पढ़नी है। एवरेज में तीन पढ़नी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जो कि इन दोनों को मिलके बनेगी। ठीक है, मार्जिनल एक ही होती है, दैट इज ओनली मार्जिनल कॉस्ट। बस, इसका भी कारण आपको पता ही होगा, लेकिन मैं रिपीट करती हूँ क्यों इसमें क्यों फिक्स नहीं है, इसमें क्यों वेरिएबल नहीं है, इसमें दो तरीके के क्यों नहीं है। ठीक है, चलो हम पहले ये टोटल वाले कंसेप्ट करेंगे, फिर हम एवरेज पे जाएंगे, फिर हम मार्जिनल पे जाएंगे। ओके, चलिए टोटल की सबसे पहले आती है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का सबसे पहले मतलब देखो, फिक्स का मतलब ही क्या है कि जो चेंज नहीं होने वाली, विच डू नॉट वेरी विद द आउटपुट। तुम एक यूनिट बनाओ तब भी उतने ही पैसे लगने, तुम 2 यूनिट बनाओ तब भी उतने पैसे लगने। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रेंट, एक बिल्डिंग का रेंट है। ठीक है, तुम वहां पे यार चाहे 10 यूनिट बनाओ चाहे 100 यूनिट बनाओ, उसको लेना देना नहीं, वो तो प्रॉपर्टी के हिसाब से रेंट होता है, जगह के हिसाब से रेंट होता है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम देखो जो मेन है, डायग्राम से ही आपको सारा कुछ समझना है। ये बनती है इसकी डायग्राम, यहाँ पे आप लेते हो क्वांटिटी और यहाँ पे आप टीएफसी। इसके मेन पॉइंट्स देख लो क्या क्या है। दिस इज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो लेवल होने के बावजूद ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है, यहां से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल 10, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है इसका? वाई एक्सिस पे होता है। इसका मेन पॉइंट ही ये है कि जीरो लेवल का मतलब सिंपल सा क्या है कि तुम अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन वो 1 महीने पहले 2 महीने पहले चीज को रेंट पे ले लेते हैं ना। ऐसा थोड़ी है जिस दिन प्रोडक्शन शेड्यूल्ड है उसी दिन जाके तुम रेंट पे बिल्डिंग लोगे, तुम्हें पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। मशीनरी है, तुमने कोई चीज की प्रोडक्शन करनी है, तुम्हें मशीनरी को पहले ही लेके रखना पड़ेगा, वो तो वो डेप्रिशिएट तो हो रही है ना, दैट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। तुम्हारे पास घर पे व्हीकल्स हैं, एक्टिवास हैं, तुम उसको नहीं चला रहे हो लेकिन वो डेप्रिशिएट तो हो रहा है, खड़े खड़े भी डेप्रिशिएट हो रहा है, वियर एंड टियर हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस है। उसके बाद क्योंकि जितना मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करते रहो ये चेंज नहीं होने वाली है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी शेप कौन सी बनती है? पैरेलल टू। क्लियर? इसकी डायग्राम क्लियर? और कोई डाउट? ओके मैम, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट है दैट इज टीवीसी। अच्छा, टीवीसी का मतलब फुल फॉर्म वेरिएबल कॉस्ट। ओके, पहले मैं इसकी शेप बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। इसकी शेप ऐसी बनती है।
इट इज इनवर्स एस, इट इज इनवर्स एस, इस शेप का नाम, ठीक है। क्वांटिटी टीवीसी। अभी देखेंगे इसका कारण क्या है, ठीक है। देखो हमें पता है कि वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रॉ मटेरियल, ठीक है, वो तो जितना तुम आउटपुट बढ़ाओगे उतना तुम्हें ज्यादा चाहिए होगा। ऐसा तो है नहीं तुम रॉ मटेरियल को बार बार यूज कर सकते हो, रीयूजेबल है, ऐसा तो नहीं है। जितनी बार तुम्हें प्रोडक्शन करनी होगी उतनी बार तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो इट मींस दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। किन दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन है? आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये तभी ऊपर को गया, ठीक है। ऊपर को जाने का क्या कारण है कि दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है। अगर आपका यूनिट्स बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ओके। लेकिन ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का कारण क्या है, इसका आपको मैं स्केड्यूल दिखाती हूँ, ये रहा। नॉन लीनियर का कारण है कि इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, हम बात कर चुके हैं। देखो जीरो लेवल, सबसे पहला पॉइंट, जीरो लेवल पे जीरो होती है। जब कुछ बनाया ही नहीं तो रॉ मटेरियल की जरूरत क्या है? रॉ मटेरियल का खर्चा कहां से आया? ठीक है, तुम्हारी गलती है, तुमने रॉ मटेरियल पहले ला के रख लिया, ठीक है। जब तुम कुछ प्रोड्यूस करोगे तभी रॉ मटेरियल की यूजेज आएगी ना, सिंपल सी बात है, ओके। जब एक यूनिट की प्रोडक्शन की तो 10 यूनिट्स या 10 रुपए का तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, ओके। 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन की, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है मैम, ये 10, 20, 30, 40 ऐसे क्यों नहीं जा रहा 1, 2, 3, 4 के साथ, है ना? लीनियर क्यों नहीं जा रहा? अगर एक यूनिट के लिए 10 रुपए का खर्चा है, 2 यूनिट्स के लिए 20 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, 3 के लिए 30 होना चाहिए था, ये तो लीनियर होना चाहिए था। इसकी तो मैम जो शेप बननी चाहिए थी वो ऐसी बननी चाहिए थी, गलत। अभी बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लग रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की पहली स्टेज बताओ, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन धड़ाधड़ बढ़ रही है, प्रोडक्शन की जो स्पीड है बहुत तेज है, तो कॉस्ट की स्पीड कैसी होगी? कम। दोनों की स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। प्रोडक्शन की स्पीड बहुत तेज, मैंने अभी तो आपको आपकी एग्जांपल लेके बताया। खर्चे की स्पीड कैसी? कम। बढ़ तो रहा है, मैंने कहीं नहीं बोला कि 10 से 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहीं नहीं बोला कि ये ऐसे हो रहा है, ये नहीं बोल रही हूं, ये आप गलत फहमी मत रखिएगा। कॉस्ट बढ़ रही है। देखो 10 से 18 हुई, 18 से 24 हुई, 24 से 28 हुई। मैं आपको बढ़ने की स्पीड दिखाती हूँ। पहले 10 बढ़ी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर कांस्टेंट होगी, फिर बढ़ने लग गई। यही है। तो ये जो है ना, दिस इज स्पीड, दिस इज नॉट बिहेवियर, दिस इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। ये मत समझो कि वेरिएबल कॉस्ट 10, 8, 6, 4 है, ये तो स्पीड है। लेकिन अगर आप ये वाला कॉलम देखो ना वेरिएबल कॉस्ट का, 10, 18, 24, 28, 32, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्शन की स्पीड के ऊपर। प्रोडक्शन की स्पीड बहुत अच्छी है तो कॉस्ट की स्पीड, तो देखो ये बिल्कुल स्टीप नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा नीचे को जा रहा है। इसका कारण ही ये है कि यहाँ पे स्पीड कम है। समझ में आया? उसके बाद जब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन की स्पीड भी एक जगह पे जाके क्या हो जाती है? कांस्टेंट। थोड़ी देर के लिए टीपी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे इसकी भी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का कुछ भी इनवर्सली नहीं ना होता, कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। एंड वाला बताओ, टीपी जब आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स में कैसी होती है? इंक्रीज तो कर रही होती है टीपी, ठीक है, लेकिन स्पीड कैसी? कम, डिक्रीजिंग, ठीक है। टीपी की स्पीड कम, कॉस्ट की स्पीड, देखो फिर ये कैसा तीखा हो गया। इस इनवर्स एस का कारण ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। इसकी स्पीड जो है, ये जो आपकी टीवीसी की स्पीड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्शन की स्पीड के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज तो आप बोलोगे लीनियर बना दो, लीनियर बिल्कुल गलत है, लीनियर कभी नहीं बनता है। अगर लीनियर बनाओगे ना तो फिर कोई किसी भी बंदे को इकोनॉमीज कहाँ पे होंगी यार, अगर हम लॉन्ग रन की भी बात करेंगे, ठीक है। एक टाइम पे बाद आपने धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाई, धीरे धीरे उसके बाद आपका स्केल बढ़ने लग जाएगा। क्यों लोग स्केल बढ़ाते हैं? कि इकोनॉमीज आने लग जाए। अगर यार
1 यूनिट का 10 रुपए लग रहा है, 2 यूनिट का 20 लग रहा है, 3 का 30 लग रहा है, फिर बंदे को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्या है, वो कहेगा धीरे धीरे करूंगा यार, कौन सा कोई फायदा हो रहा है। आप ज्यादा यूनिट्स कब खरीदते हो, जब आपको सीडी मिल रहा हो, आपका खर्चा कम हो रहा हो, तभी आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो ना। अगर तुम्हें पता है, तुम्हें अगर कोई बोले यार 1 लो तब भी 10 रुपए का पड़ेगा, 2 लो तब भी 10 रुपए पर यूनिट पड़ेगा, तो तुम बोलोगे यार धीरे धीरे ले लेंगे जब चाहिए होगा, फिर थोड़ी फायदा होगा, फिर तो प्रोडक्शन ज्यादा करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कारण है इसकी इनवर्स एल शेप का। ये ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होने का इसका मेन मकसद क्या है, 0 यूनिट्स पे 0 कॉस्ट। ओके, अब इन दोनों कॉस्ट को, कर्व्स को ऐड करके आपको टीसी बनाना, ठीक है, टोटल कॉस्ट बनानी। अब देखो जरा ये कैसे बनेगा, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों के कौन कोएफिशिएंट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, ऑब्वियस है, ठीक है। ऐसे मान के चल रहे कि ये दो छोटे भाई हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इसको ये जो बड़ा वाला है इसको दोनों की बात माननी पड़ेगी, अपनी तो इसकी बेचारे की कोई मर्जी नहीं होती, तो छोटों के बराबर ही चलता है, उल्टा हो रहा है ना, जब बड़ा दूसरों के ऊपर डोमिनेट करता है। चलो आपको समझाने के लिए ऐसे समझाती है कि छोटा भाई यहाँ पे दयालु है, ठीक है, सॉरी बड़ा वाला, तो दोनों की बात सुनेगा ये। ओके, अब तो 0 लेवल पे इसने बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है कि मैं यार कहाँ को चलूं, ऐसे चलूं क्या करूं, ठीक है। तो 0 लेवल पे ये देख रहा है कि टीएफसी तो कुछ था, ठीक है, अगर आप ध्यान दो टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, ऐसा 0 लेवल, ये 10 है, ये कुछ नहीं है, तो टीसी पूरा का पूरा कहां से इफेक्ट हुआ, टीएफसी बन गया ना 10। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीएफसी एंड टीसी रिमेन्स सेम, ठीक है। कारण है, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ, ओके, कारण क्या है उसमें। अच्छा, एक और चीज बता दूं, यहाँ पे वैल्यू रिमेन सेम, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट बच्चा। चलो ये बना, ये मैंने दोनों बनाए, ठीक है, ये किसका है, टीएफसी, और ये है, इन दोनों को मिलके एक कर्व बना, ओके, ठीक। अब 0 लेवल पे इसकी वैल्यू तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो ये 0 लेवल पे किसकी मानेगा, टीएफसी की मानेगा, कहेगा ठीक है मेरा लेवल यही होगा, ठीक होगी बात। अब उसके बाद क्या है, मानना आया, ये रहा सेम, ठीक है, ओके, और सपोज करो कि ये 10 हो गया, तो टोटल हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोले टीएफसी ना टीसी को बोल रहा है कि तू ना भाई मेरे साथ साथ चल, सीधा सीधा चल पड़, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल पड़, ठीक है। टीसी कहता ना, अगर मैं तेरे साथ साथ चल पड़ूंगा तो एक तरीके से टीवीसी 0 हो जाएगी, है ना। अगर मैं टीसी को यहाँ पे भी 10 रखूं तो टीवीसी इग्नोर करती तुम लोगों ने, और वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगी ना अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। वो कहता तेरा बिहेवियर मैंने 0 लेवल पे ले लिया, अब तो तू सेम रह रहा है, अब तो तू बढ़ नहीं रहा, तू कम नहीं हो रहा, अब तू छोड़ दे। इसके बाद पूरे का पूरा इफेक्ट जो मेरे पे आएगा, ठीक, वो किसका आएगा, टीवीसी का आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो तुम इतना बढ़े थे ना आगे, ये जो इतना बढ़े थे तुम 0 लेवल पे, वो बढ़े ही किस कारण थे, टीएफसी के कारण बढ़े थे। इसके बाद तो इसका बिहेवियर कुछ भी नहीं है, ये तो पैरेलल है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका बिहेवियर थोड़ी लेगा वो किसका बिहेवियर लेगा, वो टीवीसी का बिहेवियर लेगा। तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा आपका टीवीसी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं तुम्हें, टीसी के कर्व के साथ ये बनाया टीवीसी और ये बनाया टीएफ, सॉरी। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखो जरा, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन वहां पे आ जाए, हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई भी, चाहे एबीसी एएफसी का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, फॉर्मूला लिखो। ये टोटल के बारे में पूछ रहा है ना, तो टोटल का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, हो गया, ठीक है। तुमसे ये किन दो चीजों के डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है,
तो फॉर्मूले को वैसे अमेंड कर दो। ये टीसी एंड टीवीसी के डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूले को वैसे मोल्ड कर दो, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू, अब तुमने क्या करना है पता, तुमने बस टीएफसी के बारे में बताना है, दैट्स इट। ये क्या पूछ रहा था, ये कह रहा था क्या इन दोनों का जो बिहेवियर है या डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये पता क्या पूछ रहा है, क्या टीएफसी कांस्टेंट रहेगा? हाँ, बस बात खत्म होगी। तुमसे उसने ये पूछा है कि क्या ये दोनों, अच्छा कई बार ये पूछते हैं क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब समझो, इंटरसेक्ट का मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, यही मतलब है। इन दोनों का डिफरेंस का मतलब टीएफसी 0 हो गया, है ना। अच्छा, क्या टीएफसी कभी 0 होता है? वो तो 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ होता है, टीएफसी कहाँ से 0 हो जाएगा? ठीक है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये दोनों कभी क्लोजर आएंगे एक दूसरे के? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लोजर का मतलब क्या है कि इन दोनों का ना डिफरेंस कम हो, ठीक है। तो क्या एएफसी कभी कम होता है? नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, तो दैट्स व्हाई ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक और डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मुझे, तुम लोग अब वो अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका कर्व है? ओके, ये किसका है? ओके, अब वो पूछ रहा है कि टीसी एंड टीएफसी का जो डिफरेंस है, टीसी एंड टीएफसी का जो डिफरेंस है क्या वो कभी कम होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? यस बोलोगे फिर इसका आंसर। चलो एक मिनट रुको, आगे जाके पूछ रहा है बच्चा, ये बढ़ रहा है ना, ये आगे जाके बढ़ रहा है, क्या ये आगे जाके कम होगा? क्या ये आगे जाके कम होगा? कभी मिलेगा? नहीं पता चला मैम, क्यों नहीं मिलेगा? टीसी का फॉर्मूला अगेन टीएफसी प्लस, अब किसका डिफरेंस पूछ रहा है? टीसी माइनस इज इक्वल टू, मतलब ये टीवीसी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, टीवीसी का बिहेवियर बताओ, टीवीसी का कर्व याद कर लिया करो ना, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टीवीसी बढ़ता ही जाता है, कभी कम तो आता नहीं। मैंने वो जो इन्वर्स शेप बनाई थी कभी नीचे लेके आई थी, तो मतलब वो कम तो होगा नहीं, तो इसका डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कई बार कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ये पहले कम क्यों था, बाद में ज्यादा क्यों है? बताओ क्यों? टीवीसी के पहले स्पीड कैसी थी? कम थी ना। टीवीसी पहले कम स्पीड से बढ़ रहा, तो डिफरेंस भी कम है। टीवीसी की बाद में स्पीड ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस भी बढ़ जाए। समझ में है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ये 3 कवर किए। सबसे पहले कौन सा है? टीएफसी। इसके जो अनदर नेम्स है बच्चे ये जरूर याद करते हैं। अच्छा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं, रेंट की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। ओके, और ये फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस डू नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। इसकी डायग्राम समझ में आ रही है? ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, अच्छा प्राइम कॉस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइम कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, देन इसका अदर नेम डायरेक्ट कॉस्ट, इसका अदर नेम क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसकी शेप कौन सी है? इनवर्स एस। अच्छा, कारण क्या है इनवर्स एस का? कॉस्ट चैप्टर में एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन आए कि कॉस्ट का वैसा क्यों है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन द लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन को टिक कर। हाँ, वो डिपेंड करता है कि स्टेज के बारे में अगर पूछते हैं, ठीक है, कि ये इनिशियल ऐसा क्यों है, तो पहली स्टेज आंसर होगी। ये बाद वाली के बारे में पूछेगा तो उसकी स्टेज सेकंड वाली। नेगेटिव किसी भी स्टेज का आंसर नहीं, नेगेटिव में आप काम करते ही नहीं। ओके, अच्छा, इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है? तो ये रहा आपका फॉर्मूला और ये रही आपकी